नमस्कार, मैं लक्ष्मी चीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 10 असेसमेंट फॉर लर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन, सहसंबंध। लास्ट के जो वीडियो था उसमें हमने सहसंबंध का अर्थ, परिभाषाएं और प्रकार पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सहसंबंध गुणांक, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक जो है वो है हमें एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे हम कहते हैं रो। इसके द्वारा सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन सहसंबंध गुणांक को ज्ञात करने की अलग अलग विधियां हैं और उन विधियों के अनुसार उनका जो उनको डिनोट करने का जो साइन है वो भी चेंज होता रहता है। यदि सहसंबंध गुणांक को लाभ विधि से ज्ञात किया हो तो उसे हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और यदि सहसंबंध गुणांक को प्रोडक्ट मोमेंट विधियों के द्वारा ज्ञात किया गया हो तो हम उसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब इन तीनों सहसंबंध गुणांक है, तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस है शुद्धता का। जो हमें सहसंबंध गुणांक का सबसे शुद्ध जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है प्रोडक्ट मोमेंट विधियों के द्वारा, यानी कि स्मॉल आर। और उससे थोड़ा कम जो शुद्ध मान है वो है रो, और सबसे जो कम शुद्ध जो मान हमें प्राप्त होता है वो लाभ विधियों से प्राप्त होता है, जो कि है कैपिटल आर। आगे देखते हैं। सहसंबंध जो गुणांक है वो एक प्रकार का सूचकांक होता है, यानी कि एक इंडेक्स होता है, और इसका जो मान है वो कितना होता है? +1 से लेकर के -1 तक। यानी कि सहसंबंध गुणांक जो है इसका मान +1 से ज़्यादा नहीं होता और -1 से कम नहीं होता। फिर है कि जब रो +1 हो जाता है तो इस प्रकार का सहसंबंध पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है, रो का मान यदि +1 है तो ये उसका मात्रात्मक मान है, और यदि हम कह रहे हैं कि सहसंबंध पूर्ण धनात्मक है तो ये हम उसकी गुणात्मक व्याख्या कर रहे हैं। तथा और इसी प्रकार से जब रो का मान -1 हो तो सहसंबंध कहलाएगा पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। इस तरह से जब रो का मान पॉजिटिव हो तो धनात्मक सहसंबंध, तथा जब रो का मान नेगेटिव हो तो ऋणात्मक सहसंबंध। अब हम जो है सहसंबंध जो गुणांक हैं हम इस इंडेक्स के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। इसकी दोनों प्रकार से व्याख्या है इसमें, एक तो मात्रात्मक रूप में और दूसरा गुणात्मक रूप में। यहाँ पर बताया गया है लेफ्ट हैंड साइड पर कि सबसे पहले है +1। यदि हमने किसी विधि के माध्यम से, चाहे वो प्रोडक्ट मोमेंट विधि हो चाहे लाभ विधि हो, ठीक है, इन विधियों के माध्यम से सहसंबंध गुणांक की गणना करते हैं, और गणना करने पर हमारा जो मान आता है उस मान के आधार पर हम इस टेबल में से देखेंगे कि उसकी गुणात्मक व्याख्या कैसे की जा सकती है। यदि मान लीजिए कि हमारा जो इसका जो मान है सहसंबंध गुणांक का मान यदि +1 आया है तो इसके जस्ट सामने देखिए तो वो सहसंबंध पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इसी तरह से यदि हमारा मान लीजिए +0.40 से +0.21 के मध्य में है तो वो निम्न धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका सहसंबंध गुणांक का जो मान है वो 0 आया तो वह शून्य सहसंबंध कहलाएगा। यदि आपका सहसंबंध गुणांक -0.61 से -0.80 के मध्य में है, यानी वो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध उनमें है, और यदि सहसंबंध गुणांक का मान -1 है तो वो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका जो सहसंबंध गुणांक आया है वो है 0.78। ठीक है, तो 0.78 ये तो इसकी मात्रात्मक व्याख्या, और यदि हमें इसी गुणात्मक व्याख्या करनी है तो हम इस टेबल में देखेंगे कि 0.78 है वो कहाँ आ रहा है, किन किन के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 0.78 0.80 से 0.61 के मध्य में आ रहा है, और जिसकी गुणात्मक व्याख्या क्या है? उच्च धनात्मक सहसंबंध। यानी जो हमारा जो 0.78 जो मान आया है सहसंबंध गुणांक का, तो उनमें किस प्रकार का सहसंबंध है? उच्च धनात्मक सहसंबंध।
तो इस प्रकार से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में जब हमें आंसर देना होता है और उसकी गुणात्मक व्याख्या करनी होती है, तो इस टेबल के माध्यम से हम करेंगे। नेक्स्ट है सहसंबंध जो गुणांक हैं उनको ज्ञात करने की जो गणना करने की जो विधियां हैं वो मुख्य रूप से दो हैं। पहली है कोटि अंतर विधि, जिसे रैंक डिफरेंस मेथड कहते हैं, और सेकंड है गुणन आघूर्ण विधियां यानी प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। इन दोनों में अंतर ये है कि जो रैंक डिफरेंस मेथड है यह बहुत आसानी से, सरलता से और जल्दी से हम निकाल सकते हैं, जबकि प्रोडक्ट मोमेंट जो विधियां है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी गणना ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा जो हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं वो जो है उसकी जो शुद्धता है ना, वो प्रोडक्ट मोमेंट विधियों से ज्ञात सहसंबंध गुणांक की तुलना में कम होती है। तो अब हम देखते हैं कोटि अंतर विधि, रैंक डिफरेंस मेथड के द्वारा हम सहसंबंध गुणांक को कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बहुत सारे नाम हैं, उन नाम को आप देख लीजिए, याद कर लेना। कोटि अंतर विधि, श्रेणी अंतर विधि, स्थान क्रम विधि और स्फेयरमैन विधि। कई बार डायरेक्ट जो प्रश्न इस तरह से आ जाता है कि स्फेयरमैन विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए, तो वो रैंक डिफरेंस मेथड ही होगा। इस विधि का जो विकास है वो चार्ल्स पियर्सन ने किया था। कम प्राप्तांकों के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहाँ पर प्राप्तांक 30 या 30 से कम होते हैं वहाँ पर ही इस मेथड को यूज में ले सकते हैं। अधिक मानों के लिए हमें प्रोडक्ट मोमेंट विधियों को यूज में लेना पड़ेगा। फिर है कोटि अंतर विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र इस प्रकार से है, रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर रो तो हमारा सहसंबंध गुणांक है, डी जो है ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी, एक उदाहरण के द्वारा आपको बताऊंगी कि डी जो है वो R1 माइनस R2 है। R1 जो है वो एक जो ग्रुप है उसका रैंक है और R2 जो है वो दूसरे ग्रुप का रैंक है। तो उन दोनों ग्रुप्स के रैंक का जो डिफरेंस है वो हमारा डी है। ठीक है, इस तरह से हम सारे डी प्राप्त करके उनका एडिशन करके, ठीक है, उसका स्क्वायर के रूप में यहाँ रखेंगे हम समेशन ऑफ डी स्क्वायर की जगह पे। और एन क्या है, एन होते हैं कुल आवृत्तियों की संख्या। अब चूंकि यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं इसलिए कुल युग्म आवृत्तियों की संख्या यहाँ पर ये एन है। लीजिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है हमारा कि नीचे दिए गए प्रदत्तों का स्थान क्रम विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। स्थान क्रम विधि यानी कि स्फेयरमैन विधि, रैंक डिफरेंस मेथड। तो इसके द्वारा ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन में केवल ये दिया होगा टेस्ट ए और टेस्ट बी और स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रश्न में आपको केवल ये दिया होगा स्टूडेंट्स, टेस्ट ए और टेस्ट बी, यानी कि जो ए स्टूडेंट है उसका टेस्ट ए में तो आए नंबर 8 और टेस्ट बी में आए उसके 4 नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेस्ट ए है इसकी रैंक निकालेंगे। देखिए जो 4th नंबर का जो कॉलम है वो है टेस्ट ए रैंक, इसको हमने R1 मान लिया है। ठीक है, अब हम रैंक कैसे देंगे। रैंक देने का तरीका ये होता है कि टेस्ट ए के अंदर जितने अंक दिए गए हैं बच्चों को, उन अंकों में जो अंक सबसे ज़्यादा है, देखिए कौन सा अंक ज़्यादा है टेस्ट ए के अंदर, देखिए सबसे ज़्यादा अंक जो है वो है 12, तो इसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा नंबर है तो इसको फर्स्ट रैंक दे देंगे, तो इसके आगे लिख देंगे 1। फिर इससे जो कम जो अंक हैं वो है 9, तो इसको सेकंड रैंक दे देंगे यानी कि 2 दे देंगे। फिर इसके बाद में जो है वो है 8 को दे देंगे हम रैंक 3। फिर अब जहाँ पर सेम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर 7 7 7 ये 3 जगह है। ठीक है, तो इनकी रैंक क्या होनी चाहिए, इनकी रैंक होनी चाहिए 4 5 और 6। ठीक है ना, 3 जगह 7 7 7 है और इनकी रैंक होनी चाहिए 4 5 6। तो 4 5 6 में से जो बीच का होता है ना यानी कि 5, वो रैंक हम इन तीनों को दे देंगे। ठीक है, तो 7 के आगे 5, दूसरे 7 के आगे भी 5 और तीसरे 7 के आगे भी 5। ठीक है,
4, 5, 6 रैंक की जगह केवल हम 5 दे देंगे तीनों में, लेकिन हमने तीनों को रैंक तो दे ही दिया, इसलिए 4, 5, 6 को हम छोड़ देंगे और अब 7 रैंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर देंगे 6 को हम 7 रैंक देंगे। इस तरह से इन सबको हम रैंक दे देंगे। अब आगे देखिए, ये जो 3 और 3 ये 2 बार आया हुआ है। ठीक है, इन दोनों की जो रैंक है वो है 9 और 10, 9 और 10। तो 9 और 10 के जो बीच का पॉइंट है वो क्या है, 9.5 है ना, 9.5। तो दोनों को हम 9.5 और 9.5 रैंक दे देंगे। समझ में आया रैंक कैसे दिया? जिसके ज़्यादा अंक उसको फर्स्ट रैंक। ठीक है, और जहाँ सिमिलर आ जाता है, सेम आ जाते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए सेम आ गया तो उनका जो रैंक है 4 और 5 ये रैंक है, तो उनके बीच का पॉइंट दे दो, 4.5 दे दो। इसी तरह से जो टेस्ट बी है, इस टेस्ट बी को भी हम रैंक दे देंगे कि जो सबसे बड़ा अंक है उसको हम फर्स्ट पे दे देंगे। अब यहाँ पर देखो, टेस्ट ए का भी रैंक दे दिया हमने, टेस्ट बी का भी रैंक दे दिया। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, डी, कैपिटल डी निकालेंगे। कैपिटल डी इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2 यानी कि 3 में से माइनस 6.5 किया तो माइनस के 3.5 आ गया। ठीक है, और माइनस के 3.5 का स्क्वायर किया हमने तो ये डी स्क्वायर आ गया 11.25। इसी तरह से हम सभी का ज्ञात कर लेंगे, और ज्ञात करने के बाद में नीचे हम जो डी स्क्वायर है टेबल में, ये डी स्क्वायर की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको ऐड कर देंगे, जिसका मान क्या आ गया, 49 आ गया। यानी समेशन ऑफ डी स्क्वायर का मान क्या आ गया, 49 आ गया। और कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन होता है, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको काउंट कर लो आप, ABCDEFGHIJ, टोटल कितने हैं, 10। तो कैपिटल एन का मान कितना हो गया, 10। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो 49 आई और एन की वैल्यू आई 10। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हमने इन वैल्यूज़ को रख दिया है। ठीक है, डी की वैल्यू 49 रख दी और एन की वैल्यू 10 रख दी। इस तरह से इसको सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में जो आया 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 33। फिर यहाँ हमने और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में लास्ट में हमारा आंसर आया 0.70। ठीक है, ये आ गया हमारा सहसंबंध गुणांक, रो का मान आ गया ये 0.70, ये उसका मात्रात्मक मान है। अब हम इसकी गुणात्मक व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के लिए हम उस टेबल में देखेंगे कि 0.70 है वो किन के मध्य आता है। तो हम टेबल में देखते हैं तो 0.70 आता है +0.80 से 0.61 के बीच में, और इसकी व्याख्या क्या है, उच्च धनात्मक सहसंबंध। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे कि टेस्ट ए तथा टेस्ट बी का मान +0.70 है, अर्थात दोनों परीक्षणों में उच्च धनात्मक सहसंबंध है। बच्चों ये क्वेश्चन सरल है और एग्ज़ाम में 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं और इसे बिल्कुल सही भी कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अन्य जो मेथड है उनके द्वारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।